हेलो एवरीवन। तो कल हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी ग्रुप 15 की। आज हम देखेंगे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो अब अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर क्या होगा, ग्रुप 15 जितने भी आपके पॉली एटॉमिक के सारे। इसके अलावा अगर नाइट्रोजन की बात की जाए, ग्रुप 15 के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन की बात की जाए तो वो आपका गैस की फॉर्म में होगा। बाकी रिमेनिंग जितने भी है वो सब किस फॉर्म में रहेंगे, आपके सॉलिड की फॉर्म में। इसका रीज़न भी अपन देखेंगे बाद में कि भाई नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी मेटेलिक नेचर की बात कर लेते हैं। तो अपन दोनों उसी तरीके से बात करेंगे, पीरियड्स के अंदर भी बात करेंगे और ग्रुप्स के अंदर भी बात करेंगे। तो मेटेलिक नेचर की अगर मैं बात करूँ, जैसे से अपन लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, पीरियड अपना किस तरह मूव करेगा, लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे, तो मेटेलिक जो नेचर होगा वो उसका डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों होगा? अपन ने देखा कि जैसे लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और एटम का साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है तो उसकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो डिक्रीज हो जाती है। और हम जानते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते हैं। तो अगर इसमें जो टेंडेंसी कम हो रही है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो वो मेटल नहीं कहलाएगा। तो यहीं पर ये इसकी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैसे? अगर जैसे अपन लेफ्ट से राइट मूव करेंगे। तो इसीलिए ग्रुप 14 की जो ग्रुप 15 के कंपैरिजन में जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इसीलिए हम देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं, बीच में जो जिग जैग लाइन होती है उसमें मेटेलॉइड्स होते हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की कुछ नॉन मेटल्स की। और बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आपके नॉन मेटल अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें ग्रुप में, यानी कि अपन को टॉप से बॉटम मूव करना है, वही टॉप से बॉटम मूव करेंगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेल है वो इंक्रीज होगी। तो सेल इंक्रीज होगी, उस वजह से यहाँ पर एटम की साइज इंक्रीज हो रही है। तो क्या होगा, आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स कि जो उसके मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अप एरो का मतलब इंक्रीज है, यहाँ पर जहाँ पर भी मैंने डाउन एरो से शो किया उसका मतलब डिक्रीज है। तो अगर अपन बात करें ग्रुप 15 की, तो नाइट्रोजन फास्फोरस, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स। हाँ, मेटेलिक प्रॉपर्टी इनमें कम होती है। जैसे जैसे डाउन में जाएंगे मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो इंक्रीज होगी आपके। तो आर्सेनिक और जो एंटीमनी ये मेटलॉइड्स होते हैं। और बिस्मथ का याद रखना, ये आपका क्या रहेगा, मेटल्स रहेगा। इस तरीके से आपके इनकी ये मेटेलिक नेचर रहता है। तो अगला हमारे पास में है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपको सबको पता होगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर कोई भी एलिमेंट्स या मेटल है वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो मेटल मेल्टिंग पॉइंट वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एटॉमिक साइज के ऊपर। यानी कि जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा आपका होगा। तो और एक और चीज़ है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है हमारा, किसके ऊपर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए। अपन टॉप से बॉटम जाते हैं तो आपको पता होगा, टॉप से बॉटम जाएंगे तो जो एलिमेंट का साइज है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा शेल इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, और आपका जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है तो उसका एटम का साइज इंक्रीज होगा। तो एटम का साइज इंक्रीज होने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, NPAS, ये आपका आर्सेनिक, एंटीमनी और बीसीमथ। तो बीसीमथ में जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पर याद रखना कि ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बट एक्चुअली इसका ऑर्डर क्या रहता है, इसका स्टार्टिंग में तो सेम ऑर्डर फुल होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। देन क्या होता रहता है, मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक चीज़ और देखने वाले, जिसके बारे में शायद सुना होगा आपने, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अपन जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाते हैं, किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता रहता है। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो शेयरिंग के अंदर, जो बॉन्ड बनाने के अंदर जो NH2 यानी S2 वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो NH2 क्या नहीं करेगा, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सिर्फ कौन करेगा, NP3। तो मैंने आपको पहले एक चीज़ बोला था कि यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होगा मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा
होगा। बट आपने देखा इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपका एंटीमनी और बीसीमत सबसे नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर NH2 इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, किसके अंदर, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ आपके 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो अपन ने क्या देखा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पर क्या हो गए, कम हो गए। तो ऑब्वियस ही बात है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। जबकि ऊपर वालों की बात करेंगे इसकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक की, तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने यूज हो रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, आपके 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या होगा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसके कंपेरेटिवली, एंटीमनी बीसीमत में। जबकि नेचुरल ऑर्डर क्या होता हमारे पास में, ये नेचुरल ऑर्डर था बट ये फॉलो नहीं होता। और आपको याद रखना है कि एंटीमनी और बीसीमत क्यों, क्योंकि इनका जो बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक कम रहता है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, इसको याद रख लेना, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, अगला एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होता है आपको पता होगा, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, जिसको अपर रूप बोला जाता है हिंदी के अंदर। तो एलोट्रोप्स का मतलब जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से, आपके ग्रेफाइट एंड आपका डायमंड। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे एलोट्रोप्स की बात करें तो जो नाइट्रोजन और जो बिस्मत है, यानी कि जो एक्सट्रीम है, ये नाइट्रोजन, ये आपका बिस्मत, जो एक्सट्रीम एंड पर है, ये तो क्या शो करते हैं, एलोट्रोपिज्म शो करते हैं, यानी इनके ये एलोट्रोपिज्म शो नहीं करते। बाकी सब क्या करते हैं, जो बीच वाले फॉस्फोरस और आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये आपका क्या शो करेंगे, एलोट्रोपिज्म शो करेंगे। एलोट्रोपिज्म की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है, देख लेना। यानी सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, जिनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। ये आपका क्या होता है, एलोट्रोप्स होता है। अगला हमारे पास में जो यहाँ पर मैंने एलोट्रोप्स मेंशन किए हुए, फॉस्फोरस के कौन से होते हैं, वाइट, ब्लैक एंड रेड। आपने पढ़ा भी होगा फॉस्फोरस का वाइट, रेड और ब्लैक जो मैच बॉक्स के अंदर यूज करते हैं, माचिस के अंदर यूज करते हैं। आर्सेनिक का येलो एंड ग्रे, एंटीमनी का येलो, सिल्वर एंड ग्रे। अब अपन इनकी देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास में कौन कौन सी हो जाएगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपने को देखना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड जो वैलेंसी है, ठीक है, दोनों डिफरेंट चीज़ है, इनमें कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग चीज़ है ना। जनरली इसको एक कर देते हैं बच्चे। ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है, देखो वैलेंसी तो किसी भी एलिमेंट या एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी में यानी बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं पेयर बनाने में, यानी कि ऑक्टेट स्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन। यानी सबको क्या चाहिए, स्टेबल स्टेट चाहिए। तो स्टेबल स्टेट के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करता है, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। ठीक है, बट यहाँ पर ये किसके अंदर बात हो रही है, एटम या एलिमेंट के अंदर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की ही बात करेंगे। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका किसके अंदर होता है, कंपाउंड के अंदर। किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड जैसे सपोज करो HCl भी क्या आपका कंपाउंड है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है। तो H+Cl- होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर H की देखी जाए तो H की अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन का यहाँ पर H+ मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, ना कि इसकी वैलेंसी लिखी है। ठीक है, इसी तरीके से तो ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड के अंदर होता है, जबकि वैलेंसी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, स्टेबल कंडीशन में आने के लिए कोई एटम या एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करता है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आपके अलग चीज़ हो जाएगी कि कितने आपके कंपाउंड के अंदर, मतलब अभी जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें अपन। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर जैसे अपन को निकालनी, देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अपन सिर्फ ग्रुप 15 की ही निकालेंगे। तो नाइट्रोजन आपके पास में NO हो गया, तो इसकी अपने को क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको अपन क्या मान लेंगे, X मान लेंगे, है ना। और O की आपको पता है, O के ऊपर कितना रहता है चार्ज, -2 चार्ज रहता है। तो X + -2 = 0। तो यहाँ से X = क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर NO के अंदर ये क्या आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो N की नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है। जबकि अपन देखेंगे कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है ना। इसी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके पास में, ठीक है, तो 2 लग गया, तो O के ऊपर -2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी, 4 आ गई। तो ये वेरी कर रही है। ठीक, तो यहाँ पर अपन इन जनरल देखेंगे, ग्रुप 15 के अंदर अपन बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कौन कौन सी होती है, -3
देखो जनरली बोल रहा हूँ, वापस इसकी और भी हो सकती है, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो -3 +3 और +5, ठीक है। तो ये +5 तो क्यों होती है आपको पता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है। वही लास्ट में आपका NH2 और NP3, तो SK2 और PK3, तो 2 + 3 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में, तो 5 तो इसलिए होती है। ये -3 और +3 भी क्या करता है, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, ग्रुप की बात करें, तो जैसे जैसे अपन डाउनवर्ड जाएंगे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन सी वाली, -3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो डिक्रीज होती रहेगी, यानी उसकी स्टेबिलिटी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट CH3P2 किसकी निकालेंगे, हमारे पास में ग्रुप का एलिमेंट कौन सा है, ग्रुप 15 का P, यहाँ पर हमारे पास में आर्सेनिक AS, यहाँ पर हमारे पास में N2, तो सबकी आप क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। तो CA3P2, तो यहाँ पर C के ऊपर कितना होता है, चार्ज +2 होता है, तो 3 × +2, P को ओपन क्या मान लेंगे, x, तो कितना है इसके ऊपर 2 × क्या ले लेंगे, x, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। इसी तरीके से आप Na3AS की निकाल सकते हो, सिंपल सा, Na के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, तो +3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -3। इसी तरीके से सेम Ca+2 होता है, तो कितना हो जाएगा इसका, Ca3N2 का निकालेंगे तो 3 × +2 + 2 × x = 0, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 3 × 2 = 6 + 2x = 0, सेम हो जाएगा, x = -6/2, तो कितना हो जाएगा ये -3। और ये कौन सी स्टेट शो करता है, देखो ये याद रखना कि डाउनवर्ड जैसे जैसे जाएंगे इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, डाउनवर्ड जाएंगे अपन, डाउनवर्ड मूव करेंगे ग्रुप के अंदर, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो अगर टॉप से बॉटम डाउन जाएंगे किसके अंदर, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। क्यों इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर मैंने रीजन पे लिखा है, क्यों, जैसे अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता रहता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर जो NH2 वाला NH2 क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है। तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो इसके अलावा कौन, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना। तो अगर दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, वो कौन कौन से, जैसे अपन नाइट्रोजन फॉस्फोरस की बात करें तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं। तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कौन सी हो जाएगी, इस तरीके से, जैसे 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे, हाइड्रोजीन एंड डाइफॉस्फेन, NH2 और P2H4। तो देखो मैंने यहाँ पर ये चीज़ क्यों लिखी है, देखो यहाँ पर इसकी वैलेंसी देखो, वैलेंसी कितनी इसकी 1, 2 और 3 वैलेंसी है, जबकि यहाँ पर इसके पास में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी आपके पास में, -2। क्यों, क्योंकि n को अपन क्या मान लेंगे, x, तो n कितने हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस h के ऊपर कितना होता है, +1, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास में, h कितने टोटल, H2 और H2 4h, तो 4 × +1 = 0, तो 2x = -4, तो x डिवाइड करेगा तो -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी आ रही है, -2, जबकि इसकी वैलेंसी कितनी है यहाँ पर 3, तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है और इसको आपको याद रखना है। इसी तरीके से मैंने P2H4 का निकाल रखा है, P2 फॉस्फोरस है, H4 +4 है, तो यहाँ से वापस आपका -2 ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन इसके अलावा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, कौन से कंडीशन में, NH2OH की कंडीशन में, ठीक है। तो तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई वो कौन सी स्टेट है जिसमें जो नाइट्रोजन है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो आपको एग्जांपल कौन सा लिखना है, NH2OH लिखना, ठीक है। तो वही अगेन n के को अपन x मान लेंगे, h कितना है टोटल 2h और +1 कितना हो जाएगा 3h है, तो 3 × +1, o के ऊपर -2, तो यहाँ से x की मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ गई आपके पास में, -1 आ गई। अगला हमारे पास में नाइट्रोजन की और भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आपको याद रखना है +1 से लेकर +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बुक में एक जगह गलत लिखा हुआ है कि ये आपका जो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, जबकि वो वैलेंसी शो नहीं करता, इसको भी अपन आके देखेंगे क्यों। वैलेंसी सिर्फ 3 शो करता, 5 वैलेंसी वो शो नहीं करता, कौन, नाइट्रोजन, जबकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा N2O5, यहाँ से अपन ऑक्सीडेशन स्टेट N2 की निकाल सकते हैं, ठीक है। इन सब की आप निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्राई करना। अगला हमारे पास में
एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी टर्म है, इसी के एंड में आपकी बुक में भी गिवन है, तो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो करता है। तो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। तो अब आप बोलो कि सर ये तो रेडॉक्स भी हो सकती है, बिल्कुल रेडॉक्स हो सकती है, बट रेडॉक्स की कंडीशन क्या होती है, वहाँ पर सेम एलिमेंट नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि रेडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, बट किसके अंदर, इन डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी क्या हो रहा है कि ऑक्सीड यानी आपके पास में क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसको अपन रिडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन गिवन है 3HNO3, तो यहाँ पर N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 3 आएगी। ये रिएक्शन इस तरीके से आएगी, HNO3 + 2NO + H2O। तो HNO3 के अंदर N की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, 2NO के अंदर +2 है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पर कितनी आ गई 5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि यहाँ पर +3 थी और कितनी हो गई +2। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो सेम एलिमेंट के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, जबकि रेडॉक्स में क्या होता है, सेम एलिमेंट नहीं होता। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला हमारे पास में है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। तो मैं चेक कर रहा था वीडियो को चल रही है या नहीं चल रही है। तो एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें तो एनोमलस प्रॉपर्टीज, तो एनामोलस जैसे नाम से पता चलेगा आपको, एनामोलस यानी कि जो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर शो करता है, यानी जो दूसरों से अलग है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ग्रुप है आपके, ग्रुप 15, 16, 17, 18, हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एनामोलस प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इस ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन है, तो ये ऑब्वियस सी बात है एनामोलस प्रॉपर्टी शो करेगा। एनामोलस यानी कि कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, किससे, बाकी मेंबर है जो ग्रुप 15 के उससे, उसी को अपन क्या बोलेंगे, एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। ऐसा हर ग्रुप के अंदर होगा, है ना। तो यहाँ पर रीज़न क्या क्या है एनामोलस प्रॉपर्टी के, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले स्मॉल साइज, यानी नाइट्रोजन की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, कम छोटी होती है। अगला हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपन ने देखा था फोन, सबसे पहले कौन सा था आपका, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मोस्ट आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा आपका, नाइट्रोजन है। इसकी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अपन को पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे अपन टॉप से बॉटम में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती चली जाती है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर देगा, लूज कर देगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, इसको समझेंगे अभी अपन। डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी इसमें नहीं रहती, इसको बताता हूँ मैं क्या चीज़ होती है। पी पाई बॉन्ड शो करता है, जबकि जो दूसरे एलिमेंट है कौन सा बॉन्ड शो करते हैं, पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई बॉन्ड को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी पाई बॉन्ड आपने पढ़े होंगे किसके अंदर, 11th के अंदर पढ़े होंगे आपने। एक तो आपके होते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक होता है आपका पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है आपका, जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सबके सब कौन से आपके सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, हेड ऑन बॉन्ड भी बोलते हैं या एक्सियल बॉन्ड भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि हेड से हेड क्या होगा, ज्वाइन होगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका एस ऑर्बिटल है और ये आपका पी ऑर्बिटल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये सिग्मा बॉन्ड आपका एस और पी में नहीं, सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज आपका सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, एस ऑर्बिटल के अंदर ही बनेगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल ही क्या शो करती है, सिमेट्री शो करती है। इसीलिए क्या होता है, हेड ऑन या एक्सियल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये शेयर कर लेंगे, ठीक है। अगला पाई बॉन्ड क्या होता है आपके पास में, लेटरल बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, क्यों क्या होता है कि साइड से या साइड वाइज बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर होता है, पी के अंदर होता है, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल हमारे पास में क्या होता है, डंबल शेप होता है, आपने देखा होगा ये डंबल शेप है, ठीक है। तो साइड वाइज ऐड होगा ये, तो इसको अपन इस तरीके से ऐड करेंगे, है ना। तो ये शेयर करेगा तो किस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये आपका ये पाई बॉन्ड है, यानी क्या साइड वाइज आपका ऐड हो रहा है। देखो ये आपका जो पाई बॉन्ड है ये आपका एस और पी के अंदर भी हो सकता है, ये आपका एस ऑर्बिटल हो गया, ये आपका
पी ऑर्बिटल हो गया। तो ये दोनों भी आपके क्या कर सकते हैं, पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड सिर्फ किसके अंदर होगा, एस और एस ऑर्बिटल के अंदर होगा, है ना। तो अगला अपन देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जितने भी एलिमेंट है, यही फिफ्थ से चालू कर रहा हूँ मैं, जितने भी एलिमेंट है वो पी पाई डी पाई बॉन्ड को शो करते हैं, जबकि सिर्फ नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड को शो करता है। क्यों? क्योंकि देखो पी पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या जरूरी है, ओवरलैपिंग जरूरी है। और ओवरलैपिंग कब होगी कि जब जो एटम है उसकी साइज क्या होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी। तो अपन ने देखा कि नाइट्रोजन की साइज क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो इस वजह से ये ओवरलैपिंग ईजिली कर लेता है। तो यहाँ पर हमारे पास में कैसा बॉन्ड बनता है, पी पाई ये आपका क्या है, पी पाई बॉन्ड। तो ये पी पाई डी पाई बॉन्ड क्यों शो नहीं करता, क्यों? क्योंकि इसके पास में जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, इसके पास में एब्सेंट होता है। डी ऑर्बिटल क्यों? क्योंकि अपन ने जैसे यहाँ पर देखा था, जैसे अपन किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन क्या होता है आपके पास में, कितना होता है नाइट्रोजन का, 7। तो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। तो 2p3, इसके आगे डी है क्या, यहाँ पर दिख रहा है आपको डी, तो यहाँ पर डी एब्सेंट है, यानी कि जो डी ऑर्बिट है आपके पास में वो क्या है, बिल्कुल डी सब शेल है, वो क्या है, कम्प्लीटली एब्सेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको कि जैसे ये आपके पास में लास्ट वाला, देखो ये शामिल होगा किसके अंदर, बॉन्ड बनाने के अंदर। तो ये आपका एस ऑर्बिटल, ये आपका पी ऑर्बिटल, तो ये आपका इस तरीके से सिंगल पहले अपन फिल करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर ये आगे भी जा सकता था, बट यहाँ पर अगेन कोई डी जो डी सब शेल है वो यहाँ पर एब्सेंट है, अदरवाइज क्या होता है, ये यहाँ चला जाता। तो इसी वजह से क्या होगा, और देखो सेम चीज़ अपन क्या देखेंगे कि अपन बात करें किसकी, इसकी नाइट्रोजन के बाद में कौन सा होता है, फॉस्फोरस, ठीक है। तो नाइट्रोजन ये आपका फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस का क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो देखो 3p आया यहाँ पर, 3s और 3p, तो 3s और 3p के बाद में क्या खाली आ रहा है, 3d। तो फॉस्फोरस के पास में क्या होगा, ये आपका s हो जाएगा, ठीक है, ये आपका p हो जाएगा, सॉरी सिंगल ही आएगा, p हो जाएगा। बट यहाँ पर d क्या है, अवेलेबल है। डी में कितने होंगे आपके पास में, 5 होंगे, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली एम्प्टी है। तो यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जा सकता है, डी के अंदर जा सकता है। तो यही रीज़न है यहाँ पर किसका, आपके पास में यही रीज़न है कि जो क्या नाम से इसके अंदर क्या होता है, पी पाई बॉन्ड इजीली बन जाता है, जबकि पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बन पाता। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों नहीं बन पाता, आपको सिंपल सा याद रखना है, क्यों? क्योंकि इसके पास में क्या होता है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है, किसके पास में, नाइट्रोजन के पास में, ठीक है। तो इसी तरीके से पी अपन देखते हैं कि पी ऑर्बिटल आपका पी एक्स पी वाई पी जेड भी होता है ना। तो वो आप 11 से थोड़ा सा स्टडी कर लेना, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में गिवन है। अब नाइट्रोजन है वो क्या है, इनर्ट रहता है रूम टेम्परेचर पे। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव रहता है, ठीक है, वो एक्ट नहीं करता। जबकि जो फॉस्फोरस है वो क्या रहता है, मोर रिएक्टिव रहता है, ठीक है। आपको पता होगा फॉस्फोरस को अपन रूम टेम्परेचर के ऊपर नहीं रख सकते। इसमें भी सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव आपका कौन सा है, आपका वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। तो वाइट फॉस्फोरस क्या होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑटोमेटिकली जलने लगता है। तो उसको अपन रूम टेम्परेचर पर नहीं रख सकते। क्यों रिएक्टिव है ये, तो इसी को समझते हैं। देखो फॉस्फोरस के बीच में क्या होता है, आपका सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड इजीली रूम टेम्परेचर के ऊपर ब्रेक नहीं हो पाता, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, नॉन रिएक्टिव। जबकि फॉस्फोरस में सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, इजीली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, किसके ऊपर, ओनली रूम टेम्परेचर के ऊपर ब्रेक हो जाएगा, इसलिए क्या रहता है, ज़्यादा रिएक्टिव रहता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। ठीक, तो कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको याद रखना है ऐसा। नाइट्रोजन गैस है, तो अपन ने बात करी थी कि ग्रुप 15 के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन गैस है, बाकी जितने भी एलिमेंट है सबके आपके सॉलिड है। तो मैंने आपको बताया था इसका रीजन भी, अपन इसके रीजन के ऊपर भी बात करेंगे। तो नाइट्रोजन गैस है जबकि बाकी सब सॉलिड है। देखो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन के बीच में जैसे भी अपन ने ऊपर बात करी कि नाइट्रोजन के बीच में क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, और ये डायोटेमिक फॉर्म के अंदर रहता है।
यानी कि N2 की फॉर्म में रहेगा हमेशा, तो N और N के बीच में कैसा बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अब ये ट्रिपल बॉन्ड रहेगा जो अदर मोलिक्यूल से है ना, तो यहीं पर इसने अपना जो बॉन्ड बना लिया, तो दूसरे जो मोलिक्यूल है उनको ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ में अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसी को अपन वान डर वाल फोर्स बोलते हैं, यानी कि जो इंटर मोलिक्यूलर फोर्स है उसी को अपन, इसको अलग अलग है देखो, वान डर वाल फोर्स, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से वीक वान डर वाल फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके मोलिक्यूल्स है वो दूर दूर चले जाते हैं। तो ये किस फॉर्म में रहता है, गैस फॉर्म में रहता है। जबकि फॉस्फोरस सिंगल सिंगल बॉन्ड रहता है, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वान डर वाल फोर्स रहता है जिससे मोलिक्यूल्स को क्या कर लेता है, पास पास में ले लेता है। तो ये आपको किस में मिलता है, सॉलिड। तो यहाँ पर पी से अपन और भी पी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे अपन जोड़ेंगे ये पास पास में आता रहेगा। तो अपन इस पर भी बात करेंगे कि जो सिंगल बॉन्ड है फॉस्फोरस का वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन, नॉट ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन। उसको अपन आगे डिस्कस करते हैं। देखो इसके अलावा ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि नाइट्रोजन डजंट एक्सपांड वैलेंसी ड्यू टू एब्सेंट ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, यानी इसकी वैलेंसी क्या नहीं हो सकती, एक्सपांड नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। जबकि फॉस्फोरस में क्या रहता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल अवेलेबल रहता है, तो ये अपनी वैलेंसी को क्या कर सकता है, एक्सपांड कर सकता है। तो यही रीज़न है कि जो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 रहती है, जबकि आपकी फॉस्फोरस की जो वैलेंसी है वो 5 भी हो जाती है। तो यहीं पर अपन देखेंगे, तो ये नाइट्रोजन कांट फॉर्म द पी पाई डी पाई बॉन्ड वेर एज द अदर कैन फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने आपको रीज़न बताया था कि ये पी पाई डी पाई बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि आपका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या रहता है, एब्सेंट रहता है नाइट्रोजन के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर क्या बना रहे हैं आपके पी पाई डी पाई। जो जहाँ पर भी आपको यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर आपका कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पी पाई डी पाई। और ये सब कौन से बॉन्ड है, आर आर वाले आपके सिग्मा बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होता है, अपन ने बात करी जितने भी सिंगल बॉन्ड है आपके कौन से बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये आपका एग्जाम्पल है इसका R3P डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ R3N डबल बॉन्ड O, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है, तो ये अपनी जो वैलेंसी है उसको एक्सपांड नहीं कर पाएगा। तो इसी रीजन से आपकी ये सारी की सारी चीज़ें किस में बनेगी, फॉस्फोरस तो शो करेगा ये, पर ये सारी चीज़ें कौन शो नहीं करेगा, आपका नाइट्रोजन शो नहीं करेगा। तो नाइट्रोजन तो ये रीज़न पूछा जाए तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो डी ऑर्बिटल रहता है वो एब्सेंट रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर R3N डबल बॉन्ड O नहीं बन सकता। सेम चीज़ आपके पास में क्या नहीं हो सकता, R3N डबल बॉन्ड CH2 नहीं बन सकता। सेम चीज़ यहाँ पर P की जगह क्या आएगा आपका NOx3 नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है, इसी वजह से लगाया है ये। अगला हमारे पास में तो ये कुछ क्वेश्चन है इसी के ऊपर। तो NCl3 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। वही रीज़न आपके पास में NH2NP3, यहाँ पर डी ऑर्बिटल क्या है, बिल्कुल कम्प्लीटली एब्सेंट है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि NCl3 यानी N के साथ सिंगल बॉन्ड से आपका Cl जुड़ा रहेगा, जबकि NCl5 नहीं बन पाएगा, क्योंकि डी बॉन्ड आपका ये पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। इसी तरीके से जबकि PCl5 क्या बना सकता है, एग्जिस्ट करता है। क्यों, Cl के साथ ये 5 बॉन्ड बना सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, इंक्रीज। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फॉस्फोरस के अंदर क्या रहेगा, जो डी बॉन्ड है वो आपका डी ऑर्बिट है वो क्या रहेगा, आपका एम्प्टी रहेगा, ठीक है, एब्सेंट नहीं रहेगा। एम्प्टी डी ऑर्बिट आपका अवेलेबल रहेगा, जबकि नाइट्रोजन के केस में कम्प्लीटली एब्सेंट रहेगा। अब यहाँ पर मैंने आपसे बात की थी कि अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस का जो सिंगल बॉन्ड है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है, ठीक है। और सेम टाइम पर अगर मैं बात करूँ कि नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है और जो फॉस्फोरस का जो सिंगल बॉन्ड है उसके कंपैरिजन में जो नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या रहेगा, वीक रहेगा। क्यों रहेगा, इसके ऊपर भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो स्ट्रॉन्गनेस है, यानी कि अपन ने जो बात करी कि स्ट्रॉन्गनेस इसके ऊपर डिपेंड करती है किसी भी बॉन्ड की, यानी कि बॉन्ड लेंथ के ऊपर। यानी कि बॉन्ड ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी उसकी स्ट्रॉन्गनेस क्या होगी,
कम होगी, यानी अपन यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लो, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो आपके पास में क्या होगा, इसकी स्ट्रॉन्गनेस कम होगी। जबकि अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, तो अगेन एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन की साइज़ अपन ने देखा था स्मॉल होती है, तो नाइट्रोजन की साइज़ स्मॉल होने के बावजूद तो स्मॉल साइज होगी, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, यानी जो आपके पास में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो स्ट्रॉन्गनेस क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। जबकि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की क्या होती है, स्ट्रॉन्गनेस एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड से क्या रहती है, कम रहती है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहते हैं, आपके लोन पेयर अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, यानी दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके अवेलेबल रहते हैं, किसके ऊपर, नाइट्रोजन एटम के ऊपर, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर ये रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि इनके बीच का यानी जो बॉन्ड होगा, यानी सॉरी जो स्ट्रॉन्गनेस होगी जो बॉन्ड की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जबकि फॉस्फोरस में क्या रहता है, लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहता, इस वजह से जो इसकी स्ट्रॉन्गनेस है वो क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो ये याद रखना कि बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जबकि याद रखना फॉस्फोरस के बीच में क्या होता है कि फॉस्फोरस अपन जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपको पता होगा कि जो एटम का साइज़ है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फॉस्फोरस का साइज अपन थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अब क्या इंक्रीज हो गई, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई तो स्ट्रॉन्गनेस क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। तो आपको रीज़न क्या लिखना है आपको, ड्यू टू लोन पेयर, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। तो ये मैंने आपका लिखा भी है। एक केटेनेशन, ये लास्ट चीज़ इसको समझ लो। तो केटेनेशन क्या होता है कि केटेनेशन सिंगल बॉन्ड से, यानी चेन की फॉर्म में नाइट्रोजन के एटम ऐड होते रहना, यानी नाइट्रोजन किसी भी कोई भी एलिमेंट या एटम कंटिन्यूसली अगर सिंगल बॉन्ड से ऐड होते रहेंगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, केटेनेशन बोलते हैं। तो अपन ने देखा कि जो नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है ना। तो वीक होने की वजह से जो इसकी केटेनेशन की टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, कमज़ोर होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग केटेनेशन टेंडेंसी किसकी होती है, कार्बन की। तो कार्बन आपको पता है कितनी लंबी चेन रिएक्शन आपने देखा होगा पॉलीमर्स के अंदर भी, आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं पॉलीमर्स के अंदर, बट आप देख लेना कार्बन की जो बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड से कार्बन की जो रिएक्शन है कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। तो इसकी जो केटेनेशन टेंडेंसी क्या रहती है, कार्बन की सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। ये आपकी टेबल के अंदर भी दे रखा, मतलब आपकी बुक के अंदर चैप्टर के अंदर एक टेबल बनी हुई है, उसमें इनकी जो केटेनेशन टेंडेंसी है उनकी क्वांटिटी भी लिखी हुई है, किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आपकी कार्बन की केटेनेशन टेंडेंसी होती है। नाइट्रोजन की क्या होती है, वीक होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। फॉस्फोरस की भी अच्छी खासी ज़्यादा रहेगी, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि फॉस्फोरस का क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ये हमारा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, और बाकी इनकी जो रिएक्शंस है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। इसमें से कोई भी डाउट आता है तो ज़रूर पूछिए, है ना। थैंक यू वेरी मच।